आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। हमारे बीच में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी के चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जी आप पहुंचे हैं। मैं चाहता हूं कि उनका हम लोग अपनी जगह पे खड़े होकर सही ढंग से इस्तेमाल करें। अपनी जगह पे खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब इनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बिहाफ ऑफ गुजरात मुस्लिम समाज एंड गुजरात कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम सभी के बीच पधार चुके हैं माननीय जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब। तालियों की आवाज बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट पूरे हॉल में गूंजनी चाहिए। तालियों की आवाज गूंजती रहनी चाहिए। मैं गुजरात माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटों से गुजारिश करूंगा, गुजरात माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्टेज के आसपास रहे और इमरान प्रतापगढ़ी साहब, सम्मान्य श्री भरत भाई, अमित भाई का स्वागत करना। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सम्मान्य श्री इमरान साहब से कि जो हमारे बीच आकर अपनी बात रखेंगे। बहुत शुक्रिया लघुमती विभाग गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक जरूरी और बहुत शानदार कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना 71वां जन्मदिन मनाया है अभी, और 71वां जन्मदिन ऐसे लग रहा था जैसे 51वां जन्मदिन मना रहे हो। अपनी उम्र से तकरीबन 20 साल पीछे चल रहे हैं वो। भरत सोलंकी जी, अमित चावड़ा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनको एक सभा के लिए जाना था तो वो निकल गए। कदीर पीरजादा साहब, इमरान खेड़ावाला जी, गयासुद्दीन शेख साहब, शैलेश परमार जी, शहजाद भाई, इकबाल जी, इंसाफ आजाद जी, शहनवाज शेख जी, नुसरत साहब, मुर्तजा खान साहब, तस्लीम तिरमिजी जी, याहिया खान साहब, यासीन जी, पप्पू भाई, मंच पे जो बाकी साथी मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात पिछले 3 घंटे से 4 घंटे से आप सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो आपकी मौजूदगी को सलाम करता हूँ। वजीर पठान साहब का हुक्म था, मैं अबू धाबी में था और आज आने की बिल्कुल सिचुएशन नहीं थी, मैंने मना कर दिया था क्योंकि कल सुबह से मुझे महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन में चुनाव प्रचार में निकलना है। तो मैंने इनसे कहा कि मुश्किल रहेगा आप आना, लेकिन वजीर साहब मोहब्बत वाले आदमी हैं, जिद करके इन्होंने ऐसा बुलाया कि मैंने फिर वहां से फ्लाइट ली और सीधे अहमदाबाद लैंड किया और आपके बीच में हाजिर हूं। पीछे जो बच्चे हैं अगर चुप हो सके तो बच्चों को चुप करा लें थोड़ी देर के लिए। मैं 5 मिनट आपसे गुफ्तगू करूंगा। अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, अपने चेहरे से जो जाहिर है छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो के इस घर को बचाएं कैसे। गुजरात के अलग अलग हिस्से से आए हुए साथियों, मैं सुन रहा था भरत भाई को, शहजाद को, शैलेश भाई को, इमरान साहब को, गयास भाई को, और सबकी जो फिक्र है वो बहुत जरूरी है, बहुत अहम है। मैं पिछले बिहार चुनाव में तकरीबन 16 दिन ऐसे थे, रातें ऐसी थी जब बिना थके, बिना सोए लगातार भाग रहा था और इलेक्शन को बहुत करीब से देख रहा था, मेहनत कर रहा था। मैंने ये महसूस किया कि जो सामने वाली ताकत है वो आपसे सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड़ रही है, वो कई मोर्चों पर लड़ रही है। वो एसआईआर से शुरू करते हैं, वोटर लिस्ट मैनेजमेंट से शुरू करते हैं, बाकी डराना धमकाना तो उनकी फितरत में शामिल है, बाकी और तरह से प्रलोभन,
और उस सब के बावजूद बूथ मैनेजमेंट से लेकर के सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स एक एक जिले के प्रभारी बना करके बिठाए जा रहे हैं। बाद में काउंटिंग में जो सारी ताकत लगाना है वहां तक 15 से 20 मोर्चे ऐसे हैं जहां आपको मुकाबला करना है, इलेक्शन में उनके सामने खड़ा होना है। और उसकी पहली जो प्रक्रिया है वो नया शिगुफा लेके आए SIR का। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में जो पैनिक सिचुएशन पैदा कर दी है कि BLOs जान दे रहे हैं, अपनी जहर खा ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहर खा लिया एक BLO ने। मैंने पता किया आज भी मेहसाना में किसी की एक BLO की हार्ट अटैक से मौत हुई है। एक खूनी प्रक्रिया चुनाव आयोग क्यों और कौन सा ऐसा दबाव डाल रहा है, कौन सी ऐसी डेडलाइन दे रहा है कि वो डेडलाइन लोगों के लिए डेथ लाइन बन जा रही है। ऐसे में आपकी लड़ाई बहुत बड़ी है। यहां माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जुड़े साथी बैठे हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठे हैं। मैं चूंकि उस डिपार्टमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपसे उन मुद्दों पर भी बात करूं। हमारी लड़ाई और हमारी मुश्किलें, हमारी दुश्वारियां थोड़ी अलग सी हैं। हमारी तरफ लोगों की निगाहें हैं और हम ही से सवाल पूछने वाले चेहरे भी देश के सामने हैं। ऐसे में हमें अपनी कॉपी 100 नंबर में नहीं जचवानी है बल्कि 200 नंबर में जचवानी है। और इस मुश्किल वक्त में तमाम बेसरो सामान होते हुए भी हम ही को आगे रह करके इस लड़ाई को भी लड़ना है। क्योंकि जिस हिंदुस्तान को हमारे पुरखों ने अपने खून से सींचा, जिस मिट्टी पर 5 वक्त नमाजों में सजदे किए और वतन की खाक को अपनी पेशानी पे लगा करके पूरी दुनिया का सफर किया, उस घर को बचाने और सजाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम सबको ताना दिया जाता है जो हमारी तंजीमें हैं उनकी तरफ से कि क्या सेकुलरिज्म का बोझ ढोने की जिम्मेदारी सिर्फ माइनॉरिटी की है। ये ताना सुनते हैं हम सारे लोग, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि बोझ उठाने के लिए, भार उठाने के लिए भी उन्हीं कंधों को चुना जाता है जो कंधे मजबूत होते हैं। इसलिए हमें ताना देने वाले ये सोच लें कि जब 1947 में बंटवारे की आहटें थी, कोई सरहद के उस पार से आवाज दे रहा था, तब दिल्ली की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना आजाद ने कहा था, कहां जा रहे हो, यह है तुम्हारा मुल्क, यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। और हमारे बुजुर्गों ने लब्बैक कहा था। गुजरात वालों, हम तो आपको सलाम करने आए हैं, आपकी हिम्मत और आपकी जुर्रत को सलाम करने आए हैं। जिन चीजों को अब बाकी हिंदुस्तान देख रहा है उसको तो आप सालों साल से झेल रहे हैं। और आपने दुनिया को यह बताया है कि मुश्किलें कैसी भी हो, जीने वाले जीने का रास्ता निकाल लेते हैं। और आप सिर्फ जी नहीं रहे, खुददारी के साथ जी रहे हैं। मैं इस बात के लिए भी आपको सलाम करता हूं। अब ऐसे में अपनी सियासी और समाजी जिम्मेदारियों को समझने का वक्त है ये। और एक बात याद रखिएगा, सियासत हो, समाज हो, जिंदगी हो, सबसे जरूरी चीज है वक्त। वक्त को पहचानना। जो अखबार सुबह 5 रुपए का एक मिलता है, शाम होते होते वही 5 रुपए का 1 किलो मिलता है। वक्त की ही अहमियत होती है। और वक्त को जो पहचान लेते हैं वो जिंदगी का सफर शायद बेहतर तरीके से तय कर पाते हैं। इसलिए मैं अहमदाबाद में खड़ा होकर कह रहा हूं, आपको दिख रहा होगा यहां इस स्टेट का चुनाव हार गए, वहां उस स्टेट का चुनाव हार गए, बड़ी मायूसी का आलम है। नहीं, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ऐसा ही तो वक्त रहा होगा जंग आजादी के दौरान, जब अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि उन्हें कोई हरा नहीं सकता, जिन्होंने कह दिया था कि उनकी हुकूमत में सूरज नहीं डूबता था। दुनिया के किसी हिस्से में जब सूरज गुरूब हो रहा होता था तो उस वक्त दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में भी अंग्रेजों की हुकूमत थी जहां सूरज निकल रहा होता था या गुरूब हो रहा होता था।
लेकिन इसी मिट्टी से उठ करके महात्मा गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं एक लाठी लूंगा, एक धोती को ही अपना पहनावा बनाऊंगा और बड़ी साम्राज्य वाली जो हुकूमत है उसके सामने घुटने नहीं टेकूंगा। तो मैं तो ये कह सकता हूं कि ये हुकूमत उनसे जालिम तो नहीं है। हम गांधी के गुजरात में खड़े हैं और अगर आपने पूरे मुल्क को एक बार फिर से रास्ता दिखाने का ठान लिया तो मुझे पूरा यकीन है राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि हमें गुजरात जीतना है, क्योंकि बदलाव की शुरुआत यहीं से होगी, यहीं से हुई थी, यहीं से होगी। यहीं से आपने दिल्ली भेजा था, आप बुला लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, बाकी सूबों की परेशानी भी कम हो जाएगी। इसलिए लड़ाई बड़ी है, यकीन मानिए। यहां पूरे गुजरात के अलग अलग हिस्से से लोग आए हैं, वो चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, भले ही 5 की तादाद में हो, 10 की तादाद में हो, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हैं। मैं अक्सर लोगों के बीच में जाकर के बात कहता हूं साथियों कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, असल मुंसिफ है खुदा रहम अदालत से न मांग, जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। अपने मुद्दों पर लड़ते रहिए, और सबसे जरूरी चीज, मैं सियासत, समाज और खुदा ने मुझे जो शायरी का हुनर दिया उस सबसे दुनिया भर का सफर तय करने के बाद ये कह सकता हूं कि हर मसले का हल सियासत से नहीं निकलता है। हमें यह लगता है कि नहीं हुकूमत बदल जाएगी तो सारा निजाम एक दिन में बदल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा आपको भला देगी वो है आपके बच्चों की तालीम। उस पे काम करिए, उन्हें पढ़ाते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। मैं दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूं, मैं अमेरिका जाऊं, लंदन जाऊं या दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, ऑस्ट्रेलिया जाऊं, वो चाहे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हो, मिडिल ईस्ट हो, कहीं भी चले जाइए, मुझे फख्र होता है कि जब वहां खड़ा होकर के कोई एक आदमी कहता है कि साहब हम तो जूनागढ़ से हैं, साहब हम तो अहमदाबाद से हैं, साहब हम तो सूरत से हैं। मैं दुनिया के किसी भी मुल्क में गया, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि गुजरात का कोई ना कोई आदमी मुझे वहां जरूर मिला। यह सिर्फ बिजनेस की बुनियाद पर नहीं हुआ, यह हुआ इसलिए क्योंकि आपके बच्चों ने पढ़ाई की, आपकी जनरेशन ने पढ़ाई की, और वो तालीम की डोर पकड़ के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में गए। आज चूंकि हमले ज्यादा हैं, इंस्टीट्यूशनल हमले हैं आपके ऊपर, ऐसे में आपकी लड़ाई और बड़ी हो जाती है। एक बात याद रखिएगा साथियों, मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, आपने बहुत लंबा भाषण सुना है, बड़ी तकरीरें सुनी है। मैं तो कदीर भाई को सुन रहा था, ये गुजराती में बोल रहे थे और मुझे समझ में आ रहा था, तो मुझे लगा कि गुजराती भाषा का अपना एक जादू है। अमित भाई गुजराती में बोल रहे थे तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। मुझे लगा ऐसे ही वजीर भाई ने 2-4 प्रोग्राम किए तो मैं गुजराती ठीक ठाक सीख जाऊंगा। एक चीज याद रखिएगा साथियों, बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। मैं डाइस के लोगों से भी चाहूंगा कि वो बात सुने। तकरीबन 27 साल जेल में रहने के बाद जब नेल्सन मंडेला अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, तो एक दिन वो अपने स्टाफ के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। अब प्रेसिडेंट खाना खाने के लिए आया है पूरे लाल लश्कर के साथ, तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट वाले ने अपना सबसे बड़ा जो हॉल था वो खोल दिया। प्रेसिडेंट वहां जाकर के बैठे, स्टाफ बैठ गया, खाने का ऑर्डर होने लगा। तब तक नेल्सन मंडेला ने देखा कि बाहर वाला जो कमरा था, कांच के उस पार एक आदमी सर झुका करके बैठा था। नेल्सन मंडेला ने अपने ओएसडी को बुलाया और कहा, वो आदमी जो बैठा है उसको अपने पास बुला लो और उसे खाना खिलाओ। ओएसडी उठ के गया, सर झुका करके बैठा हुआ जो इंसान था उस कुर्सी पर, उससे कहा कि प्रेसिडेंट साहब का हुक्म है, आप इधर आइए, आप हमारे साथ खाना खाइए। ओएसडी उस आदमी को उठा करके अपने पास ले आया, खाना आया, खाना सर्व हुआ, सबने खाना खाया।
और वो आदमी खाना खत्म होते ही चुपचाप उठा और चला गया। ओएसडी उठ करके नेल्सन मंडेला के पास आया, बोला साहब आपने जिस मेहमान को बुलाने का हुक्म दिया था मैंने उसको बुलाया, उसको अपने पास बिठाया, अच्छे से खाना खिलाया, लेकिन वो खाना खाते हुए उसका हाथ कांप रहा था, मुझे लग रहा है जैसे वो बीमार था क्या। तो प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने अपने ओएसडी से कहा कि नहीं वो बीमार नहीं था, वो उस जेल का जेलर था जहां मैं 27 साल कैद रहा। जब वो मुझे टॉर्चर करता था और मैं पानी मांगता था तो वो मेरे चेहरे पर पेशाब कर देता था। आज जब उसने मुझे देखा, मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं, और आज जब उसने रेस्टोरेंट में मुझे देखा तो वो कांप इसलिए रहा था क्योंकि उसे लगा कि मैं शायद उसके साथ वही सुलूक करूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि किसी से बदला लेना हो तो इससे बेहतर सुलूक नहीं हो सकता कि उसको बुला करके इज्जत दे करके ये बताइए कि तुम्हारा व्यवहार क्या था और मेरा व्यवहार क्या था। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम जानते हैं कि दशकों से हमारे साथ सियासी तौर पे, समाजी तौर पे, हुकूमत के तौर पे जुल्म हुए, लेकिन आप जिनके मानने वाले हैं, आप जिनकी उम्मत हैं, आप सिर्फ उनकी जिंदगी और उनका किरदार उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि हम आप तो कहीं हैं ही नहीं। हिंदी के एक बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों, आज के दौर में कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है, कोई ये नहीं देखेगा कि तुम्हारी हदीसों में क्या लिखा है, वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारा किरदार देखेगा और अंदाजा लगा लेगा कि तुम्हारी किताबों में क्या लिखा है। इसलिए अपनी जिंदगी को अपनी किताबों जैसा बनाओ, अपनी हदीसों जैसा बनाओ। तो मेरे भाई, मैं गुजरात में खड़ा हूं जहां पिछले 4 साल में हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। वो आंकड़ा गिना पाना मुश्किल है, कहीं 16,000 करोड़, कहीं 21,000 करोड़। मतलब तसव्वुर करिए कि गुजरात जैसे स्टेट से जहां नशाबंदी है, जहां शराबबंदी है, वहां हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े जाते हैं, जबकि सारी एजेंसियां, सारी हुकूमत, सारी सरकार, होम मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टरशिप, सब कुछ इस स्टेट के पास है, लेकिन हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए। आपको क्या लगता है कि सरकार जानती नहीं कि कौन मंगवा रहा है? एजेंसियों को पता नहीं कि किसके इशारे पर आ रहा है? एजेंसियों को पता नहीं कि कहां जाके बटेगा? आपको इस साजिश को भी समझना है। आपके बच्चों के बीच में नशा बांट करके आपके बच्चों को अपाहिज बनाने की साजिश चल रही है। उनको रोकने की जिम्मेदारी आपकी है, कोई प्रशासन रोकने के लिए नहीं आएगा। इसलिए भी मैं आपसे अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरे स्टेट में लड़ रही है। आज मुझसे मीडिया के साथियों ने पूछा कि इमरान साहब आपके एक एमएलए ने ये बोला, तो पुलिस प्रशासन ने ये बोला, तो डिप्टी सीएम ने ये बोला, तो होम मिनिस्टर ने ये बोला, आप बताओ आप क्या बोलते हो? मैंने कहा इसने ये बोला, उसने वो बोला, इसने वो बोला, इससे ज्यादा जरूरी है कि बोला क्या। बोला ये कि शराब बंदी होने के बावजूद दिव्य भास्कर छाप रहा है कि गूगल मैप पर गुजरात में शराब मिल रही है। कैसे मिल रही है, इसका जवाब दीजिए। सरकार बात को टाले मत। सरकार ये बताए कि हमारे एमएलए ने, हमारी पार्टी ने, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ने जो इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम सही है या नहीं, और अगर गलत है तो दिव्य भास्कर 21 गूगल पर जो नाम छाप रहा है उन जगहों के जहां शराब बिक रही है, उसका जवाब क्या है गुजरात सरकार के पास? उसका जवाब दे। ये बोला वो बोला कह करके बात को घुमाने की कोशिश ना करे, मुद्दे पर डटे रहिए। वो बार बार आपके ध्यान मुद्दे से हटाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत शातिर हैं, बहुत चालाक हैं। आप उनसे पूछेंगे कि 58 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए के पार कैसे पहुंच गया, तो वो बताएंगे कि नहीं नहीं, पाकिस्तान को तो हमने ये बोल दिया है। आप उनसे पूछेंगे कि गैस सिलेंडर जिसका दावा करके आप आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, तो ये बताइए कि 400 का गैस सिलेंडर 1000 के पास कैसे पहुंच गया? तो वो आपको बताएंगे कि 500 साल पहले जिस इमारत का नाम ये था, मैंने उसका नाम ये कर दिया है। उनसे सवाल पूछिए
मैंने तो पार्लियामेंट में बजट सेशन में खड़े होकर के कहा था, वित्त मंत्री जी भी बैठे थे, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, होम मिनिस्टर साहब बैठे थे। मैंने कहा आप तो वो लोग हैं जो ये नारा लगा करके सरकार में आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं, आप चिता के सामान तक पर जीएसटी लगा रहे हैं। आप किस मुंह से ये नारा फिर से लगा पाएंगे? मेरे भाई, जब ये कुछ बोले तो समझ लीजिए कि उससे दुगनी दिशा में कुछ दूसरा होने जा रहा है। जब लाल किले की दीवार पर खड़े होकर के प्रधानमंत्री जी ने 50 मिनट तकरीर की थी महिला सुरक्षा और महिला सम्मान की, तो उस तकरीर के 2.5 घंटे बाद इसी गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी न सिर्फ रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको माला पहनाई जा रही थी। ये है इनके नारी सुरक्षा का सच, इनके सारे नारों की सच्चाई। ये बहस कर ले जब मुझसे करना हो। इनके बड़े बड़े प्रवक्ता जब बोलने के लिए बैठते हैं, मैं किसी कॉन्क्लेव में रहता हूं, तो बाद में कहते हैं यार इमरान भाई आप दूसरी तरह से बात घुमा देते हैं। हमने कहा यही करके तो आप सत्ता में आए हैं, अगर हम घुमा दे रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? तो इनसे लड़ाई हमें मुद्दों पर लड़नी है और लड़ेंगे तो आने वाले दिनों में गुजरात में जो लोकल बॉडी के इलेक्शन है और उसके बाद जो असेंबली का इलेक्शन है, बस आप सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हैं, कभी राहुल गांधी के जज्बे की तरफ सोचिएगा। मैं तो सियासत में नहीं था, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं था। ऊपर वाले ने मुझे शायरी का हुनर दिया तो मैं उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी आपके मुद्दे उठाने के लिए कर रहा था। मैं महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर नहीं कह रहा था, मैं नजीब की मां के आंसुओं के लिए नज्म पढ़ रहा था, मैं पहलू खान के लिए नज्म पढ़ रहा था, मैं देश में मॉब लिंचिंग के शिकार लोगों का दर्द गा रहा था, मैं फलस्तीन के लिए नज्म पढ़ रहा था। लेकिन 2018 में जब राहुल गांधी से मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि सच में इस देश को अगर कोई इंसान बचा सकता है तो ये वाहिद इंसान है जो फासिस्ट ताकतों के सामने पूरी जुर्रत और हिम्मत के साथ खड़ा है। मैं उस आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ और मेरी आंखों ने वो दिन भी देखा अहमदाबाद वालों के 7 सितंबर 2022 को, जब कन्याकुमारी के समंदर के साहिल पर खड़े होकर के राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये जो नफरत भाजपा ने पूरे देश में फैलाई है, मैं उसके खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा। कभी सोचा है आपने 4000 पैदल किलोमीटर चलने का मतलब? 4 किलोमीटर, 40 किलोमीटर सोचिए, 40 किलोमीटर सोचिए तो पसीना आ जाए। मैं चला हूं उस इंसान के साथ। जब मैं चलता था तो लोग मुझसे कहते थे कि इमरान साहब आप तो शायर हैं, सांसद बाद में हैं, राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। हम सारे लोग इस तरफ बैठे हुए नेता हो या सामने बैठे हुए, मैं आपको भी नेता ही कहूंगा, आप कार्यकर्ता नहीं है, आप अपने अपने जिले में अपनी अपनी जगह पर नेता हैं। और आप 3 फीट उस तरफ बैठे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि आपकी अहमियत कम हो जाती है। आप थोड़ा झुके हुए हैं, मैं ये मानता हूं कि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो स्टेज पर बैठे हुए लोग हैं, आप ना हो तो इधर का कोई वजूद नहीं है। मैं एकदम क्लियर इस बात को मानता हूं। और आप नीचे बैठे हैं तो ज्यादा वजन है आप में, क्योंकि तराजू का वही पल्ला झुका होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा वजनदार लोग हैं, आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, इसलिए एसआईआर का टाइम बहुत कम बचा है। उनके मंसूबे सोचिए और सिर्फ अपना वोट, अपने परिवार का नहीं, अपने आसपास नजर डालिए। कोई कम पढ़ा लिखा, कोई गरीब इंसान है जो इससे बचा हुआ है, जिसका वोट कट सकता है, तो कोशिश करिए कि सरकार के शिकंजे से उसको बचाइए। ये फर्ज भी है। आप तो उस अकीदे को मानने वाले हैं कि रास्ते से कांटा हटाना भी सुन्नत है, तो आप किसी को सरकारी शिकंजे में फंसने से बचाएंगे तो कितना बड़ा सवाब का काम होगा। इसको सवाब समझ के करिए, सियासत समझ के मत करिए। इसलिए साथियों, गुजरात में मुद्दे बहुत सारे हैं और मुझे खुशी है कि लगातार गुजरात पीसीसी
यात्राएं कर रही है, नेतागण सड़कों पर हैं, किसानों के मुद्दे हैं, स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, पेपर लीक का मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात बंद होते हुए प्राथमिक स्कूलों का मुद्दा है, ड्रग्स का मुद्दा है, आत्महत्या करते हुए मरते हुए बीएलओस का मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के सड़क पर रहिए। और एक आखिरी बात अपने लघुमती समाज के लोगों से, अपने आप को एकदम से अलग थलग मत करिए। सरकार यही चाहती है कि आप अलग आइडेंटिटी के साथ, पॉलिटिक्स में भी अलग आइडेंटिटी के साथ दिखिए। इसीलिए आपके बीच में नए नए नारे उछालने वाले भी आ गए। नहीं, आपको क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं साथियों कि मसले तब खत्म होंगे जब हुकूमत बदलेगी। ये कड़वी सच्चाई है, इसको आज तस्लीम करिए, 5 साल बाद तस्लीम करिए, 10 साल बाद तस्लीम करिए। याद करिए, कर्नाटका में भाजपा की सरकार थी तो हर दिन हिजाब और क्या क्या तमाशे होते थे। स्कूलों में घुस घुस करके किस तरह से नफरत की बात करने वाले लड़के बच्चियों के सामने नारे लगाया करते थे। फिर एक दिन ये हुआ कि हुकूमत बदल गई, कोई नया जियो नहीं आया, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आया, कोई अलग से कानून नहीं बना, लेकिन महज हुकूमत बदलते ही वो सारे नफरत की बात करने वाले लोग किस बिल में घुस गए, आपको एक आवाज भी नहीं सुनाई पड़ रही होगी। ये होती है अच्छा और संविधान के तहत चलने वाली हुकूमत और उसका असर। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि नए एक्सपेरिमेंट का वक्त नहीं है। एक साथ रहिए, अपने आसपास जो अपने तमाम मेजॉरिटी के भी लोग हैं उन साथियों को पहचानिए, उनके साथ खड़े होइए, हाथ मिलाइए। आपसे तो बस इतना कहूंगा कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। वजीर पठान जी को बहुत मुबारकबाद। जो भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी हैं, हमारे नसीर भाई, हमारे शोएब हो गया, ये सारे साथी जिन्होंने इस डिपार्टमेंट के इस कार्यक्रम को करने में बहुत मेहनत की, जो नाम छूट गए हो मैं उनके लिए माफी भी चाहूंगा। मैं सबको बहुत मुबारकबाद दूंगा कि एक शानदार प्रोग्राम आपने आयोजित किया और जरूरी प्रोग्राम आयोजित किया। अमित भाई चावड़ा जी को बुला करके उनका सम्मान करना और उनको हौसला देना, वो अगुवाई कर रहे हैं तो उनको हौसला देना ये माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी थी। आपने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। मैं चाहूंगा कि वजीर पठान के लिए और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए एक बार जोरदार ताली बजा करके उनकी हौसला अफजाई करें। आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि अहमदाबाद के बाद इस तरह का सिलसिला वजीर भाई दूसरे इलाकों तक चलिए, लोगों को बुलाइए, कम चलिए, ज्यादा उनके बीच में। मैं चलने को तैयार हूं। आप जहां आवाज देंगे, आप मुझे सूरत ले चलिए, आप सौराष्ट्र ले चलिए, आप महसाना ले चलिए, आप पूरे गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जहां भी जरूरत हो मुझे ले चलिए। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। आपको याद होगा मैं जामनगर आया तो मेरे खिलाफ एफआईआर करवाई, हम हाई कोर्ट गए। देखिए वो डराने की कोशिशें कैसे करते हैं। उन्हें पता है कि कोई इंसान जिसके आने से इंपैक्ट हो सकता है, असर हो सकता है, लोगों को हौसला मिल सकता है, पहले उसका हौसला तोड़ो। तो जैसे ही मैं आया, मैं वापस लौट के गया, चौथे दिन मेरे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो वहां का जामनगर की शादी में आया था, मैं शादी समारोह था, उसका वीडियो डाला तो एफआईआर की गई। हम हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने हमारी क्वेश्चन पिटीशन खारिज की, हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो हिस्टोरिकल जजमेंट दिया मेरे फेवर में कि आज ऊपर वाले का करम है कि वो जजमेंट पीसीएस जे हो या यूपीएससी का एग्जाम हो या हिंदुस्तान के किसी स्टेट का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, मेरे नाम के साथ कोट करके वो जजमेंट पढ़ाया जा रहा है। वो डराना चाहते थे, हम डरे नहीं। हमने कहा नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे। तुम गिराने पर तुले थे, तुमने सोचा ही नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। तुम गिराने पर तुले थे, तुमने सोचा ही नहीं
मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। मैंने आप जहां हैं ऐसे खड़े रहे, मुझे कहा गया कि दो चार लाइन सुना दीजिए, शायरी सुना दीजिए। ये बड़ा मसला है कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। और अहमदाबाद वालों, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया। के लिए गुजरात प्रदेश माइनॉरिटी चेयरमैन, तमाम चेयरमैन स्टेज के पास रहे, मैं नाम बोलता जाऊंगा, तमाम गुजरात प्रदेश चेयरमैन स्टेज के पास आ जाए। इम्तियाज भाई सुजेला, मोहसिन भाई पठान मोरबी, बड़ोदरा सिटी मोहसिन भाई पठान, मोरबी से इरफान भाई चौधरी, राजकोट से परमार बशीर भाई, तापी से अल्ताफ भाई काजी, पाटन से खुदा बख्श काजी, महिसागर से सफराज भाई पटेल, अहमदाबाद से अयूब खान पठान, गांधीनगर से यूनुस भाई परमार, महसाणा से मोहम्मद खान पठान, आनंद से यूसुफ भाई वोरा, देवघर द्वारका से यूसुफ भाई अला रखा, गिर सोमनाथ से अरुण भाई, भावनगर सिटी से इकबाल भाई अरब, भरूच से सलीम भाई पटेल, सूरत सिटी से कादर भाई चहलोत, बड़ौदा से महबूब भाई मलिक, कच्छ से अशरफ बापू, छोटा उदयपुर से अमजद खान पठान, दाऊ से यूसुफ अली सैयद, अरवली से मोहम्मद सलीम बाकरोडिया, बड़ोदरा से एग्जीक्यूटिव इरफान वली भाई वोरा, नर्मदा से मकबूल भाई मंशूरी, बनासकांठा से शमसुद्दीन भाई टूका, राजकोट सिटी से यूनुस भाई जुनेजा, सूरत से शब्बीर भाई मलिक, अहमदाबाद सिटी से पप्पू भाई, नवसारी से सईद अहमद आसिफ भाई, अहमदाबाद से एग्जीक्यूटिव एडवोकेट आतिक भाई सैयद साहब, डांग वलसाड से सिर्फ अदीब भाई, सूरत से असद भाई कल्याणी, जामनगर से आसिफ भाई समा, भावनगर से इस्माइल भाई मेहता, जूनागढ़ से शहीद खान और खेड़ा से अयूब खान भाई पठान। हमको फोटोग्राफ देना पड़ेगा। बुला लो। सोहेब समीर खान पठान और इस मेहनत करने वाली पूरी टीम, हारून भाई प्रीत वाला की टीम, सम्मानित शैलेश भाई, भरत भाई, इमरान भाई का स्वागत करेगी। और उसके बाद जो पूरे गुजरात में से इमरान भाई के लिए आए हुए, कब से आए, राजकोट से आए, वो तमाम लोग भी इमरान भाई का स्वागत करेंगे। मेरे दोस्तों, खाने के लिए पूरी व्यवस्था है, सामने डाइनिंग टेबल है, वहाँ खाना की पूरी व्यवस्था है,
सब मेहमान के खाना खा के ही जाने का है और तमाम लोग खाना खा के ही जाए और बहुत प्रोटोकॉल के लिए आए, क्योंकि सभा के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। इस तरह से सब लोग इमरान भाई को वेलकम करें। हेलो, फोन तो उधर चलोगे ना, मैं बात ही चल जाऊंगा। बता दो सुफियान भाई, आभार स्पीच। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।